जय हिंद दोस्तों। लक्ष्मीकांत की मास्टर क्लास की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग लक्ष्मीकांत को काफ़ी डेप्थ से पढ़ रहे हैं और एक तरीके से उसके हर चीज़ को समझने जा रहे हैं। इसको पढ़ने के आप दो तरीके से इस वीडियो को लेक्चर को देख सकते हैं। पहला तरीका है कि आप लक्ष्मीकांत का बुक लीजिए और उस बुक को जैसे मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ जैसे हाईलाइट करते जा रहा हूँ वैसे आप लोग भी अपना हाईलाइट कीजिए और साथ ही साथ में वहाँ जो जो बताता जा रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको अगर जिसके बारे में नहीं पता है तो जैसे कोई मैंने आर्टिकल बता दिया है, कोई जजमेंट बता दिया है या फिर आपको कुछ ऐसा लगता है कुछ ऐसा पॉइंट दिया है जो आपको नहीं मालूम था तो आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो को कान में बढ़िया ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। तो यदि आपको सही समय नहीं है, बैठकर पढ़ने का समय नहीं है तो आप चीज़ों को सुन सकते हैं और सुनने से फ़ायदा ये होगा कि चीज़ों का जब आप समझ जाओगे, समझने का क्लियरिटी हो जाएगा तो उससे वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि उसका आप रियल मीन्स समझ चुके होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पहली लाइन से चलिए। पहली लाइन लिखी है कि उपराष्ट्रपति का पद है देश का सर्वोच्च पद होता है और आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। ये वाला बात है, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद होता है, दूसरा सर्वोच्च पद होता है दूसरा। पहला तो राष्ट्रपति का होता है, आपको मालूम है पिछले लेक्चर से। अब क्या है, जो सर्वोच्च पद होता है तो ये जो है कहाँ उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने रखा है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है। और इसे कैसे याद रखते हैं, तीन जो है ना, तीन और उपराष्ट्रपति के उप का जो ऊ होता है वो एक ही समान होता है, इसलिए इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जो आता है इसकी जो रैंकिंग की बात करी जाए तो जो रैंकिंग है, रैंकिंग कहाँ होता है, तो रैंकिंग बताया आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। अगर राष्ट्रपति के बाद आता है तो ऊपर किसके आता है बताइए, तो राष्ट्रपति के बाद आता है उपराष्ट्रपति पद और प्रधानमंत्री के ठीक ऊपर आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के ठीक ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली सुपीरियोरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनली सुपीरियोरिटी है जो बराबर नहीं है किसके, पॉलिटिकल हायरार्की। पॉलिटिकल हायरार्की में प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़े राजनीतिक नेता हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सुपीरियोरिटी की जब हम बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री मोदी से ठीक ऊपर हैं और सबसे ऊपर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए, प्रधानमंत्री देश का दूसरा सर्वोच्च पद है तो गलत वह है। देश का दूसरा सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि उपराष्ट्रपति है, ठीक है। ये हो गया, ये इस तरीके की एक लाइन हो गई। अब हम अगली लाइन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ पे बनाया गया। भाई अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ पे, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए, जैसे अमेरिका आता है, अमेरिका का कोई पद आता है तो आपके दिमाग में होना चाहिए अमेरिका का पद, तो उसका उदाहरण है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका में, जबकि भारत में तो पार्लियामेंट्री है, ये बात है। अब जैसे ही ये आ रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ पर है तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ का उपराष्ट्रपति सीनेट का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति के सक्सेशन लाइन में उनका उत्तराधिकारी होता है, जबकि हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो केवल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का रोल करता है। बाकी फिर चुनाव में कोई और भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वहाँ क्या है, सक्सेशन लाइन में वो राष्ट्रपति का काम करता है, ठीक है। और वहाँ के उपराष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो स्टेट प्लस पीपल इनडायरेक्टली होता है, स्टेट से होता है और उनके पीपल से इनडायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज में भारत की संसद के सदस्य यानी सांसद ही भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से, ये अंतर है। अगर हम क्वेश्चन पूछें भारत के उपराष्ट्रपति के पद और अमेरिका के उपराष्ट्रपति का जो पद समान है, तो समान केवल मॉडल में है, पावर और सिस्टम में समान नहीं है, ठीक है। ये है। चलिए अब आगे देखते हैं, इनके निर्वाचन में देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो तरीका है वो कैसे है, तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का ये निर्वाचन है ये किस आर्टिकल से है, तो ये आर्टिकल 66 का 1 है, जिसमें लिखा है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यह इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रणाली है जिसमें नागरिक सीधे भाग नहीं ले रहे हैं बल्कि जनप्रतिनिधि अपने सांसदों के निर्वाचक मंडल के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चयन कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है राष्ट्रपति की तरह राज्य विधानसभा के सदस्यों की भागीदारी से होता है, तो बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव की तरह राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते।
तो इनडायरेक्ट इलेक्शन शब्द समान है पर कंपोजिशन इनका अलग अलग है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें इलेक्टेड एमपी, एमएलए और सब दोनों इलेक्टेड होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड एमपी के साथ साथ नॉमिनेटेड एमपी भी हो सकते हैं, कोई एमएलए नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब एक तो ये निर्वाचन हो गया, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा राज्यसभा के। अतः निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। और इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन विभिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियाँ निहित हैं। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक है कि न केवल संसद के बल्कि राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग लें, परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य है। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। यह एक विरल अवसर होता है और वह भी अल्पकालिक समय के लिए, जब उसे उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता कि राज्य विधायिकाओं के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए। अब मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा, लेकिन इस बोझिल प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा हटा दिया गया। अब उसमें हम लोगों के पास उतना स्पेस नहीं बच पाता था कि इतना सदस्य आके बैठें। जैसे अभी हम दोनों सदनों के सदस्यों को बुला लें तो लगभग 545 एक साइड से हो जाएगा, 543 और 245 एक साइड से हो जाएगा, तो ये 276 प्लस 11 787 के आसपास सदस्यों के लिए वो जगह नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा ये प्रक्रिया जो है बहुत बोझिल प्रक्रिया है, इसे 11वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या मूल संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था थी? तो मूल संविधान में संयुक्त बैठक का उपबंध था। ये हो गया। और क्या क्या खासियतें हैं उपराष्ट्रपति के पद की? किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है। चुनाव प्रक्रिया पहले भी वही थी, अभी भी वही है, लेकिन अब क्या अलग अलग होती है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो मतदान होता है वो गुप्त न होकर खुला मतदान होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं और विवादों के जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ये बात है। तो चलिए मुझे क्वेश्चन बताइए, जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये जांच निर्णय किए जा रहे हैं, किस आर्टिकल में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय ही करेगा? इसके लिए आपको आर्टिकल 71 पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा है मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन आपके में पेपर में आ सकता है, विच अथॉरिटी सेटल्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग। हाई कोर्ट को इसमें अधिकार नहीं है, इसमें अधिकार किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, आप ये नहीं कह सकते कि ये निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ठीक है। अर्थात जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो अगर अवैध निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तो भाई अवैध हो गया, तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे, वे प्रभावशाली रहेंगे। अब तक हुए विभिन्न उपराष्ट्रपति चुनाव को हम एक तालिका से देख लेंगे। ठीक है, कब कब होगा। अब इनकी अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तें भी देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हत हो और केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। क्या नहीं हो? लाभ के पद पर ना हो, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में। किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ तथा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए वह उपराष्ट्रपति के योग्य होता है। क्या मंत्री लाभ का पद है? राज्यपाल लाभ का पद है? नहीं है।
इनको अपवाद में रखा गया कि ये राज्य लाभ के पद नहीं माने जाते। इसलिए क्या होता है, वह उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के योग्य होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तालिका है। 1952 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए, वो निर्विरोध थे। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी निर्विरोध थे? तो नहीं, एकमात्र राष्ट्रपति। दूसरी बार भी 1957 में राधाकृष्णन निर्विरोध चुने गए। एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया, ठीक, और किसी को निर्विरोध नहीं चुना गया। एक उपराष्ट्रपति में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार निर्विरोध चुने गए हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन के सामने मुख्य प्रतिद्वंदी थे एन सामंत सिंह थे, मतलब, और बीबी गिरी के सामने थे प्रोफेसर हबीब, और जीएस पाठक के सामने एचबी कामत। इस प्रकार से चलता रहा। मोहम्मद हामिद अंसारी, बेकैया नायडू, बेकैया नायडू जो थे उनके अपोजिट में गोपाल कृष्ण गांधी थे, और जगदीप धनखड़ के अपोजिट में मार्गरेट अल्वा थी, ठीक है, ये बात है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के में जमा करना आवश्यक होता है। वहाँ भी 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए जब राष्ट्रपति की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना चाहिए। राज्यसभा के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की भी सहमति है। इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से होना चाहिए। मतलब लोकसभा में प्रभावी बहुमत मतलब उपस्थित कुल बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3, और लोकसभा में मतलब जितना भी सदस्य उसमें उसका आधा +1, ये हो जाएगा सामान्य बहुमत। या फिर जो भी उपस्थित है उसका आधा +1, ये सामान्य बहुमत, मतलब एक सहमति होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होगा, और जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत है, उससे अलग कुछ नहीं। और पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। शपथ या प्रतिज्ञान की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। उपराष्ट्रपति जो है अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ करेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। क्या होगी शपथ? अब जैसे उपराष्ट्रपति पद के लिए जो शपथ है, वो शपथ किस आर्टिकल में दी गई है, ये बताइए। तो उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। तो अनुच्छेद 69 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। उपराष्ट्रपति की शपथ का शब्दशः प्रारूप 3री अनुसूची में दिया गया है। 3rd शेड्यूल में शपथ का प्रारूप मिल जाएगा आपको। शपथ का स्वरूप है कि ईश्वर का नाम पर लेना, अर्थात ओथ। शपथ में तो होता है ईश्वर के नाम पर लेना। प्रतिज्ञान अर्थात अफर्मेशन का मतलब ईश्वर का उल्लेख किए बिना नैतिक वचन। अफर्मेशन क्या होता है? ईश्वर का उल्लेख किए बिना नैतिक वचन। दोनों का वैधानिक प्रभाव समान होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट टेक ओथ अंडर आर्टिकल 70, नहीं भाई 69। वाइस प्रेसिडेंट टेक ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गलत। उसे शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ठीक है। तो अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये शपथ ले रहा है। यह वाक्यांश हमने 3री अनुसूची से लिया है। आई विल वियर ट्रू फैथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टेब्लिश। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा जो ले रहा है, सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा की शपथ, इसका मतलब क्या है? ना तो किसी व्यक्ति के प्रति, ना किसी संस्था के प्रति, बल्कि केवल संविधान की सर्वोच्चता के प्रति निष्ठा। यह रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का प्रतीक है। वाइस प्रेसिडेंट टेक ओथ ऑफ एलिजेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो। वह संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रति निष्ठा की नहीं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह शपथ संविधान की सर्वोच्चता और संवैधानिक शासन के मूल ढांचे को सशक्त करती है। क्या कर रही है शपथ? संविधान की सर्वोच्चता तथा उसके मूल ढांचे को सशक्त कर रही है।
संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, संविधान को सर्वोच्च मानने की प्रतिज्ञा, ना कि किसी व्यक्ति को मानने की। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट में कहता है कि मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूँगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलवाते, ये ध्यान रखना। वो अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करने की बात कही। इसका मतलब क्या? इसका अर्थ है कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन का तात्पर्य संविधान के अनुरूप, निष्पक्षता से और राजनीतिक दबावों से मुक्त होकर काम करना। संविधान के अनुरूप, निष्पक्षता से और राजनीतिक दबावों से मुक्त होकर काम करना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अनुच्छेद 64 में ये बात लिखी है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं, इसलिए उनकी यह शपथ लेजिस्लेटिव न्यूट्रलिटी की शपथ भी मानी जाती है। अच्छा, ये बताइए, वाइस प्रेसिडेंट ओथ इंक्लूड्स सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की जो ओथ लेते हैं वो केवल मंत्रियों के शपथ में शामिल है। उपराष्ट्रपति की शपथ में सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की शपथ शामिल नहीं है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए शर्तें देख लेते हैं। अच्छा, इसको ये जो शपथ दिलाने की बात कर रहा है 69 से दिलाई जाती है राष्ट्रपति या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को। आमतौर पर राष्ट्रपति स्वयं ही शपथ दिला देते हैं, और यदि राष्ट्रपति नहीं है तो वो किसी व्यक्ति जैसे सीजीआई या किसी राज्यपाल के द्वारा इसके लिए अधिकृत कर सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट टेक ओथ बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट, गलत। सीजीआई केवल राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, आर्टिकल 60। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला राष्ट्रपति या उसका नियुक्त व्यक्ति होता, भले ही वो सीजीआई हो या फिर किसी राज्य का राज्यपाल हो। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने, उन्हें शपथ राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने दिलाई थी। उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका नहीं दिलाती है, ये बात ध्यान रखना। शपथ का अनुच्छेद 60 है। शपथ दिलाने वाले कौन है? सीजीआई की। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का 60 है और सीजीआई। शपथ का स्वरूप संविधान के प्रति निष्ठा, भारत की सेवा के प्रति होगा। यह अनुसूची होती है, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। अब हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति पद की शर्तें, कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित 2 शर्तें निर्धारित की। कौन कौन सी 2 शर्तें निर्धारित की हैं, ये देखते हैं। वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस पद की सीट को रिक्त कर दिया है और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ये बात कही। तो ये जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 66 के 4 में है। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस टू प्रोवेट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी। लेकिन पद ग्रहण की जो शर्तें हैं अनुच्छेद 67 में और अनुच्छेद 69 से भी संबंधित है। 69 का ओथ है और 67 से भी संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति का जो पूर्ण संवैधानिक निष्पक्षता बनाए रखनी होती है, इसलिए संविधान ने उसे कुछ पदों और लाभों से अलग किया है। इन पदों और लाभों से क्यों अलग कर रहा है? क्योंकि उन्हें संवैधानिक निष्पक्षता, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पार्शियलिटी बनाए रखनी होती है। यहाँ जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन प्लस इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी, इंस्टीट्यूशनल अर्थात संस्थागत उदासीनता था, इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी दोनों को जोड़ रहा है। ये शर्तें जो शब्द हैं वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायक के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 66 के 4 के साथ अनुच्छेद 102 के बन के ए और 190 के बन के ए को पढ़ना चाहिए, जो यह निर्धारित करते हैं कोई व्यक्ति एक साथ 2 संवैधानिक पद नहीं रख सकता। ये बात आपको 66 के 4 में मिलेगा, 102 के बन के ए में मिलेगा और 190 के बन के ए में मिलेगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कोई व्यक्ति एक साथ 2 संवैधानिक पद नहीं रख सकता। उसका कारण क्या है? एक व्यक्ति क्यों 2 संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता? उपराष्ट्रपति मान लो राज्यसभा के सभापति भी हैं तो आर्टिकल 64, इसलिए वह सदस्यता नहीं रख सकते, अन्यथा संघर्ष कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब आप राज्यसभा के सदस्य भी हो, अध्यक्ष भी हो, तब तो फिर वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रहता ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। नहीं भाई, वह सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु राज्यसभा का सभापति वो उपराष्ट्रपति होने के नाते होता है। वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू बी एन एमपी आफ्टर इलेक्शन। जैसे ही वह निर्वाचित होता है उसकी सीट स्वतः रिक्त मानी जाती है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता अपनी किसी भी एमपी के पद को, ठीक है।
जब भैरव सिंह शेखावत 2002 में उपराष्ट्रपति बने तब वे राज्यसभा के सदस्य थे। पद ग्रहण के साथ ही उनकी सीट स्वतः रिक्त मानी गई थी। भैरव सिंह शेखावत तो उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं हो सकता, यदि चुना गया तो सीट इप्सो फैक्टो वैकेंट मानी जाती है, संविधान द्वारा स्वतः खाली, इप्सो फैक्टो वैकेंट। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है। ये 66 के 4 के प्रोविजियो में स्पष्ट रूप से निर्धारित है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ ऑटोमेटिक वैकेशन कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑटोमेटिक वैकेशन, अर्थात इप्सो फैक्टो वैकेंट। किसी संवैधानिक पद पर चुने जाने के साथ ही पूर्व पद स्वतः समाप्त हो जाना। वाइस प्रेसिडेंट मस्ट रिजाइन फ्रॉम पार्लियामेंट बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन। उसे ऐसा नहीं करना पड़ता है, उसे पद ग्रहण के समय सीट स्वतः खाली हो जाती है, रिजाइन करने नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, पद ग्रहण मतलब पार्लियामेंट्री सीट का स्वतः समाप्त होना। नॉन डुअल मेंबरशिप अलाउड। ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यह अनुच्छेद 66 के 4 में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, लाभ के पद का मतलब क्या है? ऐसा कोई पद जिसके अंतर्गत व्यक्ति को वेतन मिलता हो, कोई भत्ता या फिर रिम्यूनरेशन लाभ मिलता हो, जो सरकार के नियंत्रण में हो, तो उसका ऐसे लाभ के पद को समाप्त करने का उद्देश्य क्या होता है? कार्यपालिका के प्रभाव से विधायिका या उच्च पद की स्वतंत्रता बचा। देखो, लाभ के पद पे है तो उसमें कार्यपालिका का प्रभाव रहता है, तो आप इतने उच्च पद पर बैठ रहे हैं तो ऐसे लाभ के पद पे नहीं रहो, जिससे क्या आपकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न उत्पन्न हो सके। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है? संविधान स्वयं कहता है कुछ पदों को मैं लाभ का पद नहीं मानूंगा। प्रधानमंत्री या मंत्री का पद, राज्यपाल का पद, किसी अस्थायी आयोग के पद को लाभ का पद नहीं माना जा सकता है। ठीक है, कोई अस्थायी आयोग है उस पर जो आप अगर उसके अध्यक्ष हैं, मेंबर है, तो आप लाभ के पद पर नहीं है। अ मिनिस्टर इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हैज ही होल्ड्स ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्वेश्चन है आपका, तो ये नहीं है। सही ये है कि मंत्री का पद संविधान द्वारा अपवाद है, संविधान में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस ड्यूरिंग टेन्योर, तो ये भी गलत है। वह केवल राज्यसभा का सभापति होता है और वह संवैधानिक रूप से अनुमत अपवाद है। तो वाइस प्रेसिडेंट संवैधानिक रूप से ही राज्यसभा का सभापति है, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे वो नहीं है। ठीक है, इससे एक रिलेटेड अगर केस देखें तो गुरु गोविंद बसु वर्सेस शंकरी प्रसाद 1964 का केस है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यही नहीं है कि पद पर मिलने वाला लाभ या वेतन है, बल्कि कार्यपालिका के प्रति अधीनता का निर्धारण करता है, सबऑर्डिनेशन है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से दिक्कत क्या है? दिक्कत है उससे आपको कोई पैसा मिल रहा है, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आप कार्यपालिका के अधीन हैं। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो आप कार्यपालिका की अधीनता के निर्धारण है। लाभ के पद का निषेध कार्यपालिका से पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। उपराष्ट्रपति केवल सभापति के रूप में कार्य कर सकता है, अन्य कोई सरकारी पद पर नहीं रख सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है आप कार्यपालिका से दूर रहिए। तो सदस्यता का निषेध, संसद या राज्य विधायिका दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, ये है सदस्यता का निषेध, और ये अनुच्छेद 66 के 4 में। और सीट रिक्ति का नियम यह है पद ग्रहण के साथ स्वतः रिक्त होगी, ये भी आर्टिकल 66 के 4 में। लाभ के पद का निषेध है, कोई सरकारी वेतन लाभकारी पद पर नहीं रख सकता, ये भी 66 के 4 में। और अपवाद क्या है? मंत्री, राज्यपाल, कोई अस्थायी आयोग के सदस्य, तो यह आर्टिकल 58 के 2 में है। प्रेसिडेंट से एनालॉगी है इसकी। प्रेसिडेंट भी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है, आपको पता होना चाहिए। तो स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 66 का 4 उपराष्ट्रपति का पद केवल सम्मान का नहीं, निष्पक्षता का प्रतीक है। वह विधायिका के उच्च सदन के सभापति होते हुए भी राजनीतिक नहीं है, संवैधानिक रूप से निष्पक्ष रहता है, ये बात है। अब हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति की पदावधि और पद रिक्तता के बारे में। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। तो मतलब पद ग्रहण करने की तिथि से कब तक? 5 साल तक। ये कहाँ पे लिखा है? ये अनुच्छेद 67 में लिखा है, 67 में लिखा है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। पदावधि सिर्फ 5 वर्ष है, परंतु निश्चित नहीं, क्योंकि वह त्याग पत्र दे सकता है, उसे हटाया जा सकता है,
या वह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद पर रह सकता है। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। वैसे 5 साल है परंतु निश्चित नहीं, हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी समय अपना, ये हम बता देते हैं। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। हालांकि वह अपनी पदावधि में अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन की तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे हटाया जा सकता है। और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। मतलब राज्यसभा अपने बहुमत से हटा देगी, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, अर्थात सदन के तत्कालीन, मतलब उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाएंगे, अर्थात सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत। इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन तक अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट टेन्योर का फिक्स होता है 5 ईयर पर, यह अधिकतम सीमा है और तब तक रह सकते हैं जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। एम वेंकैया नायडू हैं 2017 से 2020, उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को पूरा हुआ, परंतु नए राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पद ग्रहण करने तक वे पद पर बने रहे। उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष है, उत्तराधिकारी के आगमन तक जो भी हो पद में रहेगा। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। 67 के बी के तहत द वाइस प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। 67 के बी के तहत वो रिजाइन दे सकता है। त्यागपत्र लिखित रूप में प्रेसिडेंट को दिया जाता है। त्यागपत्र के बाद नया उपराष्ट्रपति बनने तक वह कार्य करता रह सकता है कंटिन्यूइंग अथॉरिटी के रूप में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट सबमिट रेजिग्नेशन टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। हाँ ठीक है, 67 के बी के तहत त्यागपत्र का संबोधन राष्ट्रपति की कोई संसदीय भूमिका नहीं है इसमें। संसद के ऐसा पार्लियामेंट को नहीं देता है, राष्ट्रपति को देता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। 67 के बी का दूसरा भाग कह रहा है रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर पॉसिबल बाय प्रोसीड्यूर इन क्लॉज सी। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट नहीं, इम्पीचमेंट नहीं, उसे हटाने के लिए महाभियोग नहीं बल्कि स्पेशल रेजोल्यूशन बाय राज्यसभा होना चाहिए। उसकी जो हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट नहीं है, केवल विशेष प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए कोई औपचारिक महाभियोग की भी आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 आवश्यक है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए 67 के बी के तहत सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति मात्र, इसलिए कठोर प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत और इससे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। 67 के बी में रिमूवल प्रोसीड्यूर है। स्टेट सभा मस्ट पास रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ काउंसिल, लोकसभा मस्ट एग्री टू इट। ऑल द देन मेंबर्स का अर्थ है राज्यसभा की कुल तत्कालीन सदस्य, ना कि केवल उपस्थित सदस्य। तत्कालीन सदस्य का बहुमत यानी यह इफेक्टिव मेजोरिटी है। और वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा, नहीं भाई, इफेक्टिव मेजोरिटी 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप होना चाहिए। लोकसभा का इनिशिएट द मोशन, प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाएगा। लोकसभा के सामान्य बहुमत से सहमति आवश्यक है, मतलब उपस्थित सदस्यों का बहुमत, तो ये लोकसभा थे। और तत्कालीन सदस्यों का बहुमत मतलब अगर लोकसभा 250 की है तो 125 सदस्य, 126 सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि उपराष्ट्रपति का स्पष्ट है कि रिमूवल 67 के बी में है, राज्यसभा के सभापति की तरह वो हटाने का अधिकार भी उसी सदन के पास है जिसका वो सभापति है। और लोकसभा कैन इनिशिएट रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं भाई, लोकसभा इनिशिएट नहीं कर सकती, राज्यसभा कैन इनिशिएट कर सकती है। ठीक है, परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया हो। 67 के बी में एक प्रोविजन है, नो सच रेजोल्यूशन शैल बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 14 डेज नोटिस हैज बीन गिवन। तो यह न्याय संगत अवसर नेचुरल जस्टिस सुनिश्चित करता है ताकि उपराष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिले। ये नेचुरल जस्टिस का प्रतीक है। 14 दिन का अनिवार्य नोटिस आवश्यक है। संविधान उसे हटाने तो कोई आधार है क्या? नहीं भाई, संविधान में कोई विशिष्ट ग्राउंड फॉर ऑफ रिमूवल नहीं है। इसका अर्थ है राजनीतिक विश्वास की हानि पर आधारित है, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस है। जबकि उनका जो होता है, उनका हटता है संबंध, वो
संविधान के वॉयलेशन पे उपराष्ट्रपति के प्रति महाभियोग आता है, राष्ट्रपति के प्रति, जबकि इनका कोई ऐसा नहीं है कि संविधान का वॉयलेशन करें, कुछ करें, केवल लूज ऑफ मोशन की बात है, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे होता है, जबकि उपराष्ट्रपति 67 भी कोई भी कारण पर्याप्त है, डिस्क्रिशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का विवेक अधिकार है। उपराष्ट्रपति का हटाया जाना राजनीतिक कारणों पर भी संभव है, क्योंकि कोई संवैधानिक आधार नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत ही पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। 67 के सी में द वाइस प्रेसिडेंट शैल नोट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। मतलब यह कंटिन्यूटी ऑफ ऑफिस डॉक्ट्रिन है। संविधान सुनिश्चित करता है कि उपराष्ट्रपति का पद कभी रिक्त न रहे। ठीक है, वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले, यानी उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। कार्यकाल समाप्त तो पद नहीं छोड़ेगा, उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बना रहेगा। वह उस पद पर निर्वाचन के योग्य भी होता है और इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है, ये बात है। अब आते हैं नीचे में, ये देखिए, वह उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। ठीक है, और जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, पुनः निर्वाचन का योग्य भी होता है। कौन? ये जो है उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के योग्य होता है, वो इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। तो a वाइस प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति जो 2 कार्यकाल तक पद पर बने रहे। हम असीमित बार निर्वाचन हो सकता है, पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं, जितना बार जनता और संसद चाहे बना रह सकता है। अब लोग हम देखेंगे राष्ट्रपति पद की रिक्तता। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, ये कब कब रिक्त हो सकता है? रिक्तता का मतलब क्या है? यही है। तो उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। वो जो रिक्त होता है, जैसे रिक्तता की बात आती है, तो रिक्तता जो है वो अनुच्छेद 68 में है। कहाँ है? 68 में। तो अनुच्छेद 68 कहता है कि जब उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता उसकी अवधि समाप्त होने के कारण होती है, तब उस पद को भरने के लिए चुनाव उसकी अवधि समाप्त होने से पहले ही करा दिया जाएगा। मतलब ऐसा है कि जनवरी में 5 साल हो रहा है, तो जनवरी में 5 साल हो रहा है, तो उससे पहले ही उसका चुनाव करा लिया जाए। इस प्रकार की बात 68 में। जबकि 68 का 2 कह रहा है, यदि उसकी जो मतलब पद की रिक्तता है, एक तो होता है पद की समाप्ति होने पर, एक होता है कैजुअली, आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दें या उसे हटा दिया जाए, किसी कारण से हो जाए, तो उस रिक्तता को भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा। ये 68 के 2 में है। ठीक है, तो संविधान क्या है? संविधान की मंशा क्या है? संविधान की मंशा है कि उपराष्ट्रपति का पद कभी खाली ना रहे, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति है और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का कार्य भी संभाल सकता है। इसलिए संविधान ने 2 स्थितियां बनाई हैं, एक तो शेड्यूल्ड वैकेंसी है, एक कैजुअल वैकेंसी है। शेड्यूल्ड वैकेंसी मतलब नियत रिक्तता, यानी कार्यकाल पूरा होना, इस स्थिति में पहले से चुनाव करा लेना। ठीक है, ये दे दिया 68 के 1 में। 68 के 2 में कैजुअल वैकेंसी की बात करें, आकस्मिक रिक्तता, यानी मृत्यु, त्यागपत्र आदि स्थिति में जल्द से जल्द चुनाव कराओ। राज्य के संवैधानिक स्तंभ में कोई भी पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। ये संविधान का एक संदेश है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, जो संवैधानिक स्तंभ है उनमें कोई भी पद रिक्त होने की गुंजाइश नहीं है। अब इसमें अगर नंबर 1, 2 में कहें तो उसकी 5 वर्षीय अवधि पदावधि की समाप्ति होने पर, तो संबंधित अनुच्छेद 67 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा। 5 वर्ष केवल अधिकतम अवधि है, यह कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, क्योंकि वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, यह संवैधान एक निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी का सिद्धांत है। वेंकैया नायडू जो थे, उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त हुआ, परंतु वे तब तक उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे जब तक नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसी शपथ नहीं ली थी। जब तक जगदीप धनखड़ ने क्या इस्तीफा दिया है तो वो अलग मैटर है। ठीक है, वो आगे मिलेगा। अब देखो त्यागपत्र, इसमें जगदीप धनखड़ का मामला आ गया। तो ये जो त्यागपत्र दिया जाता है वो 67 के खा के तहत दिया जाता है, 67 के खा के तहत, जबकि जो 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति होती है ये 67 के का के तहत होती है। ये थोड़ा समझ लेना। 67 का खा क्या कह रहा है?
उपराष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखित रूप में राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं ऐसा त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता, नहीं भाई, उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। इसका अर्थ यह है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख है। त्यागपत्र के बाद नया उपराष्ट्रपति बनने तक वह कार्यवाहक सभापति की तरह पद पर रह सकता है। ठीक है, रह सकता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को देता, नहीं भाई, क्योंकि वह स्वयं ही सभापति होता है, इसलिए वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यदि उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो राष्ट्रपति नया उपराष्ट्रपति चुने जाने तक राज्यसभा के उपसभापति को कार्यवाहक सभापति नियुक्त करते हैं। तो अगर वो इस्तीफा दे देता है तो फिर जो उपसभापति वो कार्यवाहक सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। अब तीसरा कारण होता है उसके पद की रिक्ति की, यदि उसे बर्खास्त कर दिया जाए, तब 67 का खा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटा सकती है और लोकसभा को इस पर सहमति देना होती है। उपराष्ट्रपति महोदय को राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटा सकती है और लोकसभा को इस पर क्या होगी, सहमति देना होगी। हटाने के लिए इम्पीचमेंट या महाभियोग जैसा शब्द नहीं है, बल्कि विशेष संकल्प स्पेशल रेजोल्यूशन की बात हुई है। यह संकल्प केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। इसमें कितने मतों की आवश्यकता होती है? जो राज्यसभा में तत्कालीन कुल सदस्य, मान लो अगर 245 सदस्य हैं तो उनके बहुमत से, जिसे प्रभावी बहुमत कहा जाता है, जबकि लोकसभा में साधारण बहुमत से, मतलब आज 200 सदस्य हैं तो 101 सदस्य, इस तरीके से। तो प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक है। संविधान में कोई आधार नहीं दिया गया उपराष्ट्रपति को हटाने के, यानी उसे किसी भी राजनीतिक कारण से भी हटाया जा सकता है और राज्यसभा का विश्वास खो देने पर भी हटाया जा सकता है। अब चौथे नंबर पे आते हैं, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर हटने की बात ही नहीं रहेगी। मृत्यु हो जाए उपराष्ट्रपति की, अभी बताएंगे किसकी मृत्यु हुई थी। ये देखो 5 नंबर देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे कार्यकाल के निर्वाचित हुए और कृष्णाकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो कृष्णाकांत पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक। पुनर्निर्वाचन की बात करो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए थे, ठीक, पुनर्निर्वाचित। तो मृत्यु पर भी, अब मृत्यु पर क्या है, 68 के 2 में इनकी मृत्यु का उल्लेख किया गया। यदि 68 के 2 में इसका है उल्लेख, 68 के 2 में यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र हटाने के कारण रिक्त होता है तो नया उपचुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा। यथाशीघ्र शब्द का अर्थ है कोई निर्धारित समय सीमा नहीं दी गई है, परंतु संवैधानिक परंपरा के अनुसार हम लोग 3 से 4 महीनों के भीतर करा लेते हैं। इस अवधि में राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का जो उपसभापति है, सभापति के रूप में कार्यभार संभालेगा। अब कई लोग समझते हैं कि मृत्यु की स्थिति में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है 6 महीने के भीतर होना चाहिए, तो ये कहीं संविधान में उल्लेखित नहीं है। 6 महीने की शर्त केवल राष्ट्रपति में अनुच्छेद 62 के तहत है। उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा नहीं। ठीक। यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हुआ तो उसका निर्वाचन अवैध घोषित है। मतलब ये है, ये लेते हैं हाइलाइटर। अन्यथा में क्या होता है, 5 नंबर में अन्यथा देखिए, पद ग्रहण करने के अयोग्य हो जाए या उसका निर्वाचन ही अवैध घोषित हो जाए, तब क्या करेंगे। निर्वाचन अवैध घोषित 71 में है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी संदेह या विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांचे जाएंगे और निर्णय किए जाएंगे, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सुप्रीम कोर्ट यह घोषित कर दें कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध था तो वह तुरंत पद से हटा दिया जाएगा और नया चुनाव कराया जाएगा। ऐसा विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि चुनाव आयोग के, ना संसद के, ना हाई कोर्ट के। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद चुनाव आयोग देखता नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अनुच्छेद 71 कह रहा है। एक तो ये हो जाए, और जब पद रिक्त होने के कारण उसका कार्यकाल का समाप्त होना, तब उस पर पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। मतलब ऐसा है, मान लो उसका जो पद की जो रिक्ति है वो कार्यकाल की समाप्ति के कारण हो रही, 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही नया चुनाव हम लोगों को क्या करना चाहिए, करा लेना चाहिए। ये अनुच्छेद 68 में ये बात लिखी है। जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो तो उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नया चुनाव करवा लेना चाहिए। संविधान
ऐसा क्यों कह रहा है कि भाई कार्यकाल समाप्त हो जाए उससे पहले ही करा लो? संविधान नहीं चाहता कि हमें कोई जो संवैधानिक स्तंभ वाले पद हैं वो रिक्त हों, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन को सीधा निर्देश दिया गया कि चुनाव से पहले करा ले, ताकि शपथ में कोई विलंब की स्थिति नहीं उत्पन्न हो। ठीक है, शपथ समय से शपथ हो जाए तो फिर हमारा ये कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहेगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने के बाद कराया जाता है? नहीं भाई, चुनाव पहले ही कराया लिया जाता है। अब आते हैं हम आगे। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो उस स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुनाव उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। मतलब इसमें ये बात है, इसके लिए आपको पढ़ना 68 का। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो उपराष्ट्रपति की हो जाती है मृत्यु या फिर कैजुअल मृत्यु हो जाती है 68 के 2 के तो 68 का 3 कह रहा है कि मान लो भाई किसी का कार्यकाल मान लो पूरा होना था जून में। कब पूरा होना था? जून में पूरा होना था किसी का कार्यकाल। अब उसकी मृत्यु हो जाती है 2 साल पहले। 2 साल पहले मृत्यु हो जाती है किसी की। 5 साल के कार्यकाल में 2 साल पहले किसी उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है। अब वो 3 साल का ही पद ग्रहण किया तो अगला जो उपराष्ट्रपति होगा वो 2 साल के लिए नहीं होगा, वो पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। ये 68 का 3 कह रहा है। ऐसा चुनाव में चुना गया उपराष्ट्रपति चाहे वो किसी रिक्ति को भरने के लिए ही क्यों ना हो, अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए पद पर रहेगा। ठीक है, मतलब आप उपराष्ट्रपति चुने तो ये नहीं है शेष कार्यकाल के लिए चुने, पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाओगे। तो यदि किसी उपराष्ट्रपति मृत्यु दूसरे वर्ष में हो और कोई नया चुनाव आ जाए तो नया व्यक्ति पूरे 5 साल के लिए कार्य करेगा, ना कि केवल शेष 3 वर्ष के लिए। तो ठीक है, मध्य अवधि में चुना गया उपराष्ट्रपति केवल शेष अवधि के लिए पद पर रहेगा? नहीं भाई, 68 का 3 कह रहा है पूरे 5 साल के लिए पद पर रहेगा। तो पदावधि की समाप्ति अनुच्छेद 67 के काम है और 68 के 1 में है। त्यागपत्र 67 के खा में है, निष्कासन 67 के खा में है, मृत्यु 68 के 2 में, निर्वाचन अवैध हो जाएगा 71 में, नया चुनाव 68 के 3 में है। ठीक है, ये हो जाएगी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे शक्तियाँ और कार्य के बारे में। शक्तियाँ और कार्य, अब इतना सब हम लोगों ने पढ़ लिया है तो उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य भी देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य भाई दोहरे होते हैं। दोहरे का मतलब क्या होगा? जैसे हमारे यहाँ टाइटल में दोहरे लगाया जाता है तो वो वाले दोहरे नहीं हैं, दूसरे कार्य हैं। ठीक है, दोहरे का मतलब है भारत का उपराष्ट्रपति एक डबल ऑफिस होल्ड करता है। एक लेजिस्लेटिव है जो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है जो राष्ट्रपति के कार्यवाहक बनने के रूप में करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एग्जीक्यूटिव रोल निभाता है, एक लेजिस्लेचर का भी रोल निभाता है। तो संविधान की जो दार्शनिक सोच थी वो यह थी कि भारत का उपराष्ट्रपति सत्ता केंद्र नहीं परंतु स्थिरता का स्तंभ बने। सत्ता का केंद्र नहीं बने परंतु स्थिरता का स्तंभ बने, ये हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी। तो अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, उपराष्ट्रपति केवल कार्यपालिका का अंग है? तो नहीं भाई, वह विधायिका और कार्यपालिका दोनों का हिस्सा है। केवल कार्यपालिका और केवल विधायिका नहीं, वो दोनों का है। ठीक है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियाँ कार्य लोकसभा अध्यक्ष की, मतलब पदेन सभापति के रूप में काम कर रहा है। पदेन सभापति की बात कहाँ लिखी है बताइए भाई? तो आपको बता देते हैं, अनुच्छेद 64 आप पढ़ लेना, उसमें पदेन सभापति की बात लिखी है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा और उस सदन की अध्यक्षता करेगा। एक्स ऑफिसियो का अर्थ है यह पद स्वतः संविधान द्वारा मिलता है, ना कि चुनाव से ना नियुक्ति से। स्वतः मिल जाए तो एक्स ऑफिसियो माना जाता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री एक्स ऑफिसियो होते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अपने आप ही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, उसे अलग से बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो राज्यसभा का सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति की भूमिका पूरी तरह वैधानिक होती है। वह राज्यसभा की बैठकें संचालित करता है, अनुशासन बनाए रखता है, नियमों की व्याख्या करता है। लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े हुए काम हो गए वो लेजिस्लेचर अर्थात विधान से संबंधित काम होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका में जो होता है ना वो सीनेट का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट होता है। हमारे यहाँ एक्स ऑफिसियो चेयरमैन राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, चलिए मुझे बताइए कि राज्यसभा का सभापति जो होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है क्या? बताइए।
उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, उसे अलग से नहीं चुना जाता है। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं अब आगे बढ़ा के। इस संबंध में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, वही भी सीनेट के अमेरिका का उच्च सदन के सभापति होता है। बिल्कुल अमेरिका की तरह काम हो रहा है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की भांति कैसे शक्तियां और कार्य को हम समझते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई के नियम, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ राज्यसभा आप पढ़ना। सभापति की ही वे ही शक्तियां दी गई जो लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई हैं। दोनों सदनों के अध्यक्ष और सभापति की भूमिका लगभग समान है। बहस को संचालित कर रहे हैं, अनुशासन को बनाए रखना, नियमों की व्याख्या करना, किसी सदस्य को निलंबित करना, किसी विषय पर मतदान करना, ये शक्तियां हैं लोकसभा के अध्यक्ष की। तो आप कहोगे अंतर क्या? अंतर है कि लोकसभा अध्यक्ष सदस्य होता है, जबकि सभापति सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का। लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है, जबकि सभापति का मत केवल समान मत की स्थिति में निर्णायक होता है। तो वो तो दोनों में ही समान स्थिति में निर्णायक होता है। राज्यसभा के सभापति के पास सामान्य परिस्थिति में मत देने का अधिकार है। गलत वह केवल बराबर की स्थिति अक्सर टाई वोट में ही मत दे सकते हैं। ऐसा ही लोकसभा का अध्यक्ष भी करता है। अब हम कहेंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है, ये वाली बात जो लिखी है अमेरिका वाली बात है कि वो तो भाई अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है, ये वाली बात। वह भी सीनेट का सभापति होता है, जैसे तुम राज्यसभा के सभापति है, वो भी सीनेट का सभापति हो रहा है। तो हमारा ऐसा प्रावधान अमेरिका से ही प्रेरित है। वाइस प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट अमेरिका में, परंतु वह केवल मतदान बराबर होने पर वोट करता है। भारत में भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति है और कार्रवाई चलाता है, परंतु मतदान नहीं करता सिवाय बराबरी की स्थिति में। ठीक है, ये बात है। तो संविधान के अनुच्छेद 64 में है। अब चलते हैं आगे। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की यहाँ पे बात हो रही है। कब करेगा? जब आकस्मिक रूप से निष्कासित हो जाए राष्ट्रपति का पद, तब। तो इसके लिए अनुच्छेद आप कौन सा पढ़ेंगे बताइए? कौन सा अनुच्छेद आप पढ़ेंगे इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 65 अनुच्छेद। जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति के पद का कार्यों का निर्वाह करेगा। ठीक है, यहाँ उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, ऐसा एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। यह स्थिति तब आती है जब राष्ट्रपति का निधन हो, त्यागपत्र दे दे, निष्कासित हो जाए महाभियोग के कारण या किसी अन्य कारण से उनका पद रिक्त हो जाए। 1969 में जब राष्ट्रपति डॉक्टर जॉकर हुसैन की मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति जो बीबी गिरी थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और जब राष्ट्रपति बीबी गिरी जब चुनाव लड़ने लगे राष्ट्रपति का, तो फिर जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो कौन बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति की व्यवस्था है। अब हम आते हैं अगले लाइन पे। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये वाला अधिकतम 6 महीने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितना काम कर सकता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितना काम करें? अधिकतम 6 महीने। अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इतनी अवधि में आप राष्ट्रपति का चुनाव जरूर करा लें। ये अनुच्छेद 62 कह रहा है। 6 महीने में करा लो भाई, इतना टाइम दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। अनुच्छेद 62 कह रहा है यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस रिक्ति की भरने के लिए चुनाव 6 महीनों के भीतर कराया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति की कार्यवाहक अवधि अधिकतम 6 महीने इसलिए है क्योंकि संविधान राष्ट्रपति चुनाव के लिए यही समय सीमा दे रहा है। इस अवधि में, जबकि उपराष्ट्रपति जब वो पद समाप्त हो जाए तो कहेंगे यथाशीघ्र, उसमें टाइम लिमिट नहीं दिया गया, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति में 6 महीने का टाइम लिमिट दिया गया है। तो क्योंकि संविधान राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यही समय सीमा देता है, इस अवधि में वह उपराष्ट्रपति के सारे कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति नहीं कहलाता, केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति, ऐसा एक्टिंग प्रेसिडेंट ही उसे कहेंगे, राष्ट्रपति नहीं कहेंगे हम उसे। बीबी गिरी 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे जब तक फखरुद्दीन अली अहमद निर्वाचित नहीं हुए। ठीक है, इस प्रकार की बात। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने से अधिक अवधि तक रह सकता है। अधिकतम 6 माह संविधान की सख्त सीमा है। अब आते हैं, यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, ये है वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए, बीमार हो जाए या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। कौन? 65 के 2 में यही बात लिखी है। अस्थायी कार्यवाहक जिससे टेम्पररी एक्टिंग होगा, इसका कौन का इसका काम? ये हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का काम कैसा होगा?
टेम्पररी होगा, ये बात है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता, इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति करता है। अब आप कहोगे भाई ये तो इधर कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए, तो उधर काम कौन करेगा? ये भी बात सही है, उधर काम कौन करेगा? तो उसके लिए हम व्यवस्था करते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति की। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति ये बन जाएंगे तो उसके लिए उपसभापति पहले ही से मौजूद हैं, तो उपसभापति इसके लिए काम करते हैं। इस अवधि में संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए प्रलब्धियां आदि की व्यवस्था नहीं है, उसे जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। ठीक है, ये बात है। तो अलग से उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन नहीं है, जो राज्यसभा का सभापति का है उसे वही वेतन मिलेगा। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया। पहले 2008 में सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति की पेंशन को 20,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर वेतन का 50% कर दिया। पहले हमारे यहाँ राष्ट्रपति को 3 लाख मिलता था, इन्हें 20,000 यानी 2,40,000 मिलता था। अब बढ़ा के कर दिया, जो भी मिलेगा उसका 50% पेंशन होगा। तो ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, तो ठीक है। ये है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, परंतु जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है तो वह कार्यपालिका की भूमिका में होता है, अतः उस अवधि में विधानिक भूमिका अतः लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं निभा सकता। और संविधान ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति में विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बनाए रखा है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया है, इसलिए उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो वह एक समय में राज्यसभा का सभापति नहीं रह सकता। सारांश एक तरीके से हम कहें तो एक ही समय में व्यक्ति कार्यपालिका और विधायिका दोनों का प्रमुख नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कर सकता राज्यसभा का सभापति भी बना रहे और उपराष्ट्रपति और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बना रहे, नहीं भाई। कार्यपालिका विधायिका दोनों को काम एक ही व्यक्ति एक समय में नहीं कर सकते। इसलिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर सभापति की भूमिका को क्या करता है, छोड़ देता है, और उस अवधि में उसकी जगह राज्यसभा का उपसभापति डिप्टी चेयरमैन कार्य करता है। ठीक है। 1969 में जब जाकिर हुसैन का निधन हुआ तो राष्ट्रपति बीबी गिरी कार्यवाहक बने। उस दौरान राज्यसभा की अध्यक्षता उपसभापति बीडी खोब्रेगेड ने किया था। ठीक है। अब आते हैं इसमें कि इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। तो ये लिखा कहाँ है कि उपसभापति ऐसा काम करेगा, ये बात है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दा है कि ये कहाँ पे लिखा है कि उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति करेगा। तो ये 89 में ये बात लिखी हुई है। 89 में कुर्सी की बात कही गई है कि जब राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित रहेगा या उसका पद रिक्त रहेगा तो वह अपने कार्य करने में असमर्थ होता है, तो उपसभापति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। ये 89 में कही गई और 89 के 2 में ये बात कही गई। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है और सदन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जब भी सभापति अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, यदि बीमार हो जाए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाए उसका सभापति, या विदेश यात्रा पर चला जाए उसका जो सभापति है राज्यसभा का, इन सभी स्थितियों में उपसभापति पद का संचालन करेगा, सदन का संचालन करेगा, और वह अनुच्छेद 89 के 2 के तहत करता है। ठीक है। अब चलते तीसरे नंबर पे। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परलब्धियां आदि की व्यवस्था नहीं है। ये जो इसके लिए परलब्धियां हैं अनुच्छेद 97 और अनुच्छेद 125 से भिन्न स्थिति में आती। ठीक है। राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के लिए वेतन संविधान में निश्चित है, पर तो उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के लिए है। ठीक है। संविधान कहता है कि उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलेगा वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाले वेतन भत्तों में निर्धारित होगा। यानी वह राष्ट्रपति की तरह संविधान द्वारा वेतन प्राप्त करने वाला पद नहीं है, बल्कि राज्यसभा का पदेन अधिकारी एक्स ऑफिस और पार्लियामेंट के रूप में वेतन प्राप्त करता है। इसलिए संविधान में उसका वेतन नहीं लिखा गया, उसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के संविधान द्वारा वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ये गलत है। उसका वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में संसद द्वारा दिया जाता है। उसे जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। यह वेतन संसद के व्यय मद चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, और उसका निर्धारण पार्लियामेंट इमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस एक्ट के द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट का इमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस एक्ट है, उसके माध्यम से दिया जाता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति सभापति होता है, इसलिए उसे वेतन उसी पद के लिए मिलता है। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो उस समय उसे राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, ना कि सभापति का। 2008 से पहले 1.25 लाख रुपए था,
अब क्या है 4 लाख रुपए प्रति माह हो गया। और राष्ट्रपति का वेतन 5,08,000 है। पेंशन इनकी पहले 20,000 थी, अब क्या कर दिया 50%। 50% पेंशन का मतलब 2 लाख रुपए प्रति महीना पेंशन मिल रही है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में है, जो राष्ट्रपति से कम होता है। ये बात है। पेंशन जो दी जाती है वो वाइस प्रेसिडेंट पेंशन एक्ट 1997 के माध्यम से दी जा रही है, जो 50% है। साथ में उसे भत्ता, आवास, अन्य सुविधा भी मिलेगी जो पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलती है, परंतु स्तर इसका अलग रहेगा। ठीक है, वर्तमान में सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपतियों की पेंशन लगभग 2 लाख रुपए प्रति माह है और वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह है। इसके अलावा उसे दैनिक भत्ता, निःशुल्क पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्री सुविधा एवं अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। ये सारी सुविधाएं उसे पार्लियामेंट फैसिलिटीज रूल्स के अंतर्गत आती हैं या कैबिनेट रैंक डिग्निटी के समान होती है। कैबिनेट रैंक की जो डिग्निटी होती है उसी के समान होगी। मुख्य सुविधाएं रहेंगी, निःशुल्क आवास रहेगा, लुटियन से दिल्ली में इनका आवास रहेगा, आधिकारिक वाहन मिलेगा, चिकित्सा सुविधा CGHS मिलेगी, निःशुल्क हवाई यात्रा मिलेगी देश के भीतर और एक निजी सचिवालय भी मिलेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वे सुविधाएं नहीं मिलती जो मंत्रियों को मिलती हैं, ये गलत बात है। उस मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्य के समान सुविधाएं मिलती हैं। मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ तक कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति को मिलने वाले वेतन को नहीं पाएगा, बल्कि राष्ट्रपति को जो वेतन मिलेंगे 5,08,000 रुपया वो लेगा, ना कि 4 लाख। ठीक है, तो ये लिखा है संविधान के अनुच्छेद 65 के 3 में, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करेगा तो राष्ट्रपति के समान वेतन और भत्ते मिलेंगे, तो उसका वेतन 1,08,000 रुपया बढ़ जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि उपराष्ट्रपति उस अवधि में पूर्ण अधिकार के साथ कार्य कर सके। इस स्थिति में उसका विधायी दायित्व समाप्त हो जाता है और पूर्ण रूप से कार्यपालिका का मुखिया बन जाता है और राष्ट्रपति का वेतन 5,08,000 रुपये प्रति माह संसद द्वारा निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति के भत्ते, कार्यकाल की अवधि अधिकतम 6 माह रहेगी। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के वेतन भत्ते लेगा लेकिन अधिकतम 6 महीने, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई लगभग पूरी। जब पद पर रहते हुए 2 उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गरीब बेडी जत्ती ने बतौर राष्ट्रपति कार्य किया। ठीक है, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जून 1960 में राष्ट्रपति का कार्य किया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोवियत संघ की 15 दिन की यात्रा पर थे और दोबारा जुलाई 1961 में जब वो आए तो राजेंद्र प्रसाद काफ़ी अस्वस्थ भी थे। ठीक है, तो 2 बार उनने भी किया था, जब एक तो 15 दिन वहाँ चले गए, फिर जुलाई 1961 में जब वो अस्वस्थ हो गए तब उनने उनके रूप में काम किया। वित्त अधिनियम 2018 द्वारा 1 जनवरी 2016 से जो लागू है, इस अधिनियम ने संसद के अधिकारियों का वेतन भत्ते 1953 को संशोधित किया। वित्त अधिनियम 2018 जो 1 जनवरी 2016 से लागू होगा, इस अधिनियम ने संसद के अधिकारियों के वेतन भत्ते अधिनियम 1953 को संशोधित किया। उपराष्ट्रपति पेंशन संशोधन अधिनियम 2008, इस अधिनियम ने उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम 1997 में संशोधन किया। ठीक है, ये बात है। तो अब इनकी हम क्या करते हैं, अपने उपराष्ट्रपति और दूसरे देश के उपराष्ट्रपति से करेंगे क्या, तुलना कर लेंगे। क्या करेंगे, तुलना। भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना करेंगे। चलिए कर लेते हैं तुलना। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना हो जाने दो। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफ़ी भिन्नता है। मॉडल वही है, भिन्नता है। जब भारत का संविधान जब बनाया गया था तब संविधान सभा ने अमेरिका से कई विचार बनाए, जैसे कि हमने वाइस प्रेसिडेंट का पद लिया, वो उनके सीनेट के अध्यक्ष होते, हमने अपने राज्यसभा के अध्यक्ष बनाए उन्हें, परंतु इसे भारतीय संसदीय ढांचे के अनुरूप सीमित किया गया, न कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अनुरूप। और राष्ट्रपति इससे संबंधित अनुच्छेद 63 से 71 तक मिलेंगे। अमेरिका में क्या आर्टिकल 2 में ये बात है उनका, अमेरिका के में। तो भारत ने उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर लिया, परंतु उसकी राजनीतिक भूमिका नहीं अपनाई। क्या वहाँ की हमने राजनीतिक भूमिका नहीं ली, केवल संवैधानिक स्थिरता वाला तत्व लिया। हमने उनकी राजनीतिक शक्ति नहीं दी अपने उपराष्ट्रपति को, केवल वो स्थिरता दी है। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ उपराष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव का उत्तराधिकारी होता है। भारत में संसदीय प्रणाली है, जहाँ उपराष्ट्रपति लेजिस्लेचर का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, ये अंतर है। अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, भारत का उपराष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति का स्वचालित उत्तराधिकारी है? नहीं भाई, भारत में वह केवल कार्यपालक राष्ट्रपति बनता है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है, ऐसा स्थायी नहीं है, 6 महीने के लिए रहता है।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था भारतीय उपराष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक सुरक्षा बल में, ना कि कार्यपालिका का उत्तराधिकारी। ठीक है, ये बात है। हमारे यहाँ वैसे भी जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो खुद एक सेरिमोनियल हैं, तो फिर उपराष्ट्रपति कैसे कुछ हो सकता है। ठीक है, अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पर पद बना रहता है। मान लो डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या हो जाए, पद मुक्त हो जाए, तो उनके जो जेडी वेंस हैं, जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, वो शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं बल्कि केवल एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक पद पर रहता है, जब तक कि नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। और 6 महीने में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अमेरिकी में उपराष्ट्रपति के सक्सेसर है, उसका उत्तराधिकारी, लेकिन उसके शपथ के बाद ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाता है। जैसे शपथ ले लेगा तो स्थायी रूप से वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है, न्यू प्रेसिडेंट के रूप में नहीं कार्य करता। एक बात, ठीक है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर शेष काल के लिए उस पद पर नहीं रहता। अनुच्छेद 65 आप पढ़ देना। भारत में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो मृत्यु, इस्तीफा, निष्कासन की वजह से तो उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक के रूप में बनेगा। और यदि मान लो अगला प्रेसिडेंट नहीं आ पाया तो वो वाले जो प्रेसिडेंट है वही रहेंगे। यदि मृत्यु वगैरह नहीं हुआ तो फिर वही प्रेसिडेंट रहेंगे, उपराष्ट्रपति को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भारतीय उपराष्ट्रपति का यह पद अस्थायी है और संवैधानिक अंतराल भरने वाला है। वह 6 महीने तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नया राष्ट्रपति चुना जाना अनिवार्य है। अनुच्छेद 62 कह रहा है कि नया राष्ट्रपति 6 महीने में चुन लो। अगर 62 नहीं होता तो 1 साल तक बन भी लेते। ठीक है, ये बात है। उक्त बातों से स्पष्ट है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं। अतः कुछ लोग इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। ठीक है, ये बात। तो भारतीय लोकतंत्र की कंटिन्यूटी डॉक्ट्रिन का उदाहरण है ये कि शासन को कभी नहीं रुकना चाहिए, शासन को चलते रहना चाहिए। मतलब उपराष्ट्रपति की भूमिका भारत में सीमित और औपचारिक है। अगर हम ये बात करें, क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं सौंपा है। वो 2 कार्य करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में और इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव है, एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में। भारतीय प्रणाली में प्राइम मिनिस्टर ही असली कार्यपालिका है। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक सेफ्टी वॉल्व है, अर्थात एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर है। अम्बेडकर साहब ने कहा था, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोर ऑर्नामेंटल देन ऑपरेशनल। ऑर्नामेंटल ज़्यादा, ऑपरेशनल कम है। ठीक है, कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं, केवल राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करता है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, इसका मतलब क्या है? हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस का मतलब हुआ अर्थात अत्यधिक लेकिन निष्क्रिय महामहिम। अत्यधिक शक्ति तो बहुत ज़्यादा है पर निष्क्रिय है, कोई उपयोग नहीं उनका। यह एक तरीके से व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। जहाँ उपराष्ट्रपति दूसरे सर्वोच्च पद पर होते हुए वे संविधान में कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। दूसरा सर्वोच्च पद है फिर भी कोई सक्रिय भूमिका नहीं। और हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस मतलब उपाधि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के लिए कही गई थी, लेकिन यह भारतीय उपराष्ट्रपति के लिए प्रयोग की गई। ठीक है, वो यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया। इसका मतलब है भारत में उपराष्ट्रपति का पद किसी शक्ति संतुलन के लिए नहीं बल्कि संवैधानिक स्थिरता, उत्तराधिकार की निरंतरता के लिए बना है, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट के लिए बना है। राष्ट्रपति और संसद के बीच यदि कोई अस्थायी शून्य उत्पन्न हो जाए तो उपराष्ट्रपति उसकी रिक्तता को भर सकता है। वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बफर है। राष्ट्र के शीर्ष संवैधानिक पद में रिक्तता आने पर सत्ता का सुचारू संक्रमण, स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करता है। उपराष्ट्रपति भारत की शासन की मशीनरी का स्थिर पहिया है जो घूमता तभी है जब सरकार का पहिया रुक जाए। मतलब जैसे कि ये स्टेपनी रहती है ना पीछे में, उस तरीके से जब वो वाला खराब हो जाएगा तो ये वाला पहिया लगा देंगे। इस तरीके का उपराष्ट्रपति का काम है। ठीक है, ये वाला बात है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बात कही। अनुच्छेद 63 कह रहा भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कह रहा उपराष्ट्रपति राज्यों के परिषद का पदेन सभापति होगा। 64 कह रहा है पदेन सभापति होगा, तो 64 में चेयर है। 65 में उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तियां तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कर्तव्यों को निरूपण। एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में 65 है। उपराष्ट्रपति के चुनाव 66 से होगा, दोनों सदनों से होगा तो 6 है। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, मतलब उपराष्ट्रपति कैसे हटेगा वो सब 67 में है। 68 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल है। मतलब इसमें कहा गया उपराष्ट्रपति मान लो 3 साल बाद यदि किसी कारण से हटते हैं तो अगला राष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए होगा, शेष 2 साल के लिए नहीं होगा। इस तरीके की बात है। उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है 69 से, तीसरी अनुसूची से।
और वो भी शपथ संविधान के प्रति निष्ठा की और पूर्ण श्रद्धापूर्वक काम की करता है, संविधान के संरक्षण की शपथ नहीं लेता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अनुच्छेद 70 जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन की बात करता है। 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामलों की बात करता है। 71 तो ये जो हो गया। 70 क्या कहता है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। 70 में उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामलों की बात करता है। 70 आपको समझ में नहीं आया होगा, 70 समझ में नहीं आया होगा, अन्य आकस्मिकताएं क्या है। तो 70 को हम समझे, ये है अनुच्छेद 70 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन का प्रावधान संविधान में पहले से ना हो तो संसद कानून बनाकर उस शून्य को भर सके। इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए संसद ने राष्ट्रपति अधिनियम 1969 द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 पारित किया था। इसमें क्या था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से काम करेंगे। उस अवधि में कार्य करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की सभी शक्ति, उन्मुक्ति और विशेष अधिकारों का प्रयोग करेगा। ये बात है। तो संविधान सभा में 29 दिसंबर 1948 को इसका मसौदा अनुच्छेद 57 चर्चा के लिए आया था और यह अवशेष शक्तियों से जुड़ा था ताकि किसी अप्रत्याशित स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को निरंतरता बनी रहे। वाद विवाद कम हुआ और इसे बिना संशोधन स्वीकृत कर लिया गया। तो ठीक है, ये बात है। अनुच्छेद 70 संविधान में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी सुनिश्चित करता है। यह संसद को शक्ति देता है कि अगर किसी प्रकार का अप्रत्याशित या निर्दिष्ट स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन हेतु आवश्यक प्रावधान बनाए जा सके। यह अनुच्छेद शासन प्रणाली की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस की गारंटी देता है। ठीक है, समझ गए होंगे। जब उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन, मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी नहीं है तो संसद ऐसा नियम बना सकती है। अनुच्छेद 70 ऐसा कह रहा है। तो अब ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, धन्यवाद। उपराष्ट्रपति पूरा हो गया। अब कल हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे।